हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो 2022 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का है। देखते हैं आज कितने हो पाते हैं। पेपर का लेवल भी आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा क्या रहा है। डायरेक्ट पेपर से ही अपन करते हैं इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एमपीपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान क्या था? कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनका मूल स्थान कहाँ पे था? उज्जैन का था, गुजरात का था, महोबा का था, जबलपुर का था। तो इनका माना जाता है कि 6वीं शताब्दी में ये जोधपुर के पास से उभरे थे और नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में इन्होंने 8वीं शताब्दी में उज्जैन तथा उसके बाद कन्नौज को अपना राजधानी बनाकर मूल शक्ति बनाया था। तो इनका मूल स्थान हम क्या मान सकते हैं कि इनका मूल स्थान कहाँ कहाँ था? उज्जैन था। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहारों का कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनके मूल स्थान क्या था? उनका मूल स्थान था उज्जैन। याद रखना, कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका मूल स्थान क्या था? उज्जैन था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के एमपीपीएससी के एग्जाम में भी काम आएगा कि चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? तो चंदेल शब्द का चंदेल जो कि खजुराहो के शासक थे, खजुराहो में चंदेल वंश का शासन रहा है। नन्नुक जो थे इसके संस्थापक थे। तो चंदेल शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किस शिलालेख में हुआ है? तो दुधई शिलालेख में चंदेल शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? दुधई शिलालेख में हुआ है। चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? तो दुधई शिलालेख में मिल रहा है। ये बताते हैं कि ये इसमें इसको चंद्र दे बोला है या चंद्रालाव्य भी बोला है, लेकिन बाद में इसके शिलालेखों में चंदेल शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले क्या हुआ था? चंद्र दे हुआ है और चंद्रालाव्य इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कीर्ति वर्मन के देवगढ़ शिलालेख और पृथ्वीराज तृतीय के अभिलेखों में भी इस शब्द को देखने को मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना, इस शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? दुधई शिलालेख में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दुधई शिलालेख में चंदेल शब्द का प्रयोग हुआ है। जब ये यहाँ आ चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको याद रखना कि चंदेल शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? दुधई शिलालेख में चंदेल शब्द का प्रयोग हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक दुधई नाम की जगह है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दुधई नाम की जगह है, वहाँ पर ये शिलालेख है। अगला है, मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मांडू के किले का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। हुशंग शाह को हुसैन शाह भी बोला जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी को धार से मांडू भी स्थानांतरित किया था और इन्होंने मालवा सल्तनत के दौरान इसका किलेबंदी भी कराया था। मांडू का इतिहास इससे पहले के परमार वंश से भी जुड़ा हुआ है। तो याद रखना, मांडू के किले का निर्माण किसने कराया था? हुशंग शाह ने कराया था। ये दिलावर खां गौरी के पुत्र थे। अगला है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? नाम में तो यही दिख रहा है कि महाराजा छत्रसाल हों, लेकिन नहीं, छत्रसाल दशक के रचनाकार महाराजा छत्रसाल नहीं है बल्कि कवि भूषण है। कौन है? कवि भूषण छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। कौन है? कवि भूषण छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन मंदिर दोब कुंड कहाँ स्थित है? जैन मंदिर दोब कुंड या देव कुंड कहाँ पे स्थित है? एक तो देव कुंड है और एक होता है दोब कुंड। याद रखना, देव कुंड तो राजस्थान में है और जो दोब कुंड है वो मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में है और यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में है, जो कूनो नेशनल पार्क के पास है। और ऐतिहासिक रूप से कच्छप जो शासक है उसकी ये मतलब राजधानी रहा है। जैन मंदिरों और दिगंबर जैन मंदिरों के यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि दोब कुंड कहाँ पर है? श्योपुर में है और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन उन्होंने श्योपुर के नहीं दिए थे। अगला क्वेश्चन है, मैकाल श्रेणी किससे संबंधित है? इनमें से मैकाल श्रेणी जो है वो किससे संबंधित है?
मेकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है, क्योंकि सतपुड़ा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है पश्चिम वाला भाग राजपीपला कहलाता है, बीच वाला भाग महादेव कहलाता है, और जो पूर्व वाला भाग है वो क्या कहलाता है, मेकाल कहलाता है। यहीं पर अमरकंटक पहाड़ियाँ स्थित है। तो मेकाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। अगला है जोहिला जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। जोहिला नदी कहाँ से निकलती है, तो जोहिला नदी का उद्गम स्थल मेकाल की श्रेणी से है। जोहिला नदी कहाँ से निकलती है, मेकाल की श्रेणी से निकलती है। अगला है मानधाता। मानधाता खंडवा नगरी को मानधाता कहा जाता है। तो मानधाता गार्ज किस नदी पर स्थित है, मानधाता गार्ज जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। मानधाता गार्ज कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना मानधाता गार्ज नर्मदा नदी पर स्थित है। एक प्रकार से नर्मदा नदी गार्ज बनाती है, तो जो कहाँ पे बनाती है, मानधाता में बनाती है। इसको ओमकारेश्वर भी कहते हैं, क्योंकि नदी के बीचों बीच एक द्वीप है, ओम के आकार का ये स्थान है, और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये है। एक गार्ज का मतलब होता है एक प्रकार की गहरी घाटी बनाती है, उसे हम जहाँ पे नदी इकट्ठी होती है, तो ये गहरी घाटी को हम गार्ज बोलते हैं। इसे मानधाता पर्वत भी कहा जाता है। हवाई से देखने पर, हवाई जहाज से देखने पर ये ओम की आकृति के समान दिखाई देता है। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा की परिवर्तनशीलता देखी जाए तो किस स्थान पर वर्षा की परिवर्तनशीलता देखी जाएगी, पश्चिम में देखी जाती है। और देखा जाए तो पश्चिम में भी कहाँ पे देखी जाती है, खरगोन में देखी जाती है। कहाँ पर देखी जाती है, खरगोन में वर्षा की परिवर्तनशीलता देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है बिजरी झगरा खंड खान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है। क्या है, बिजरी झगरा खंड जो कोयला खान है वो किस क्षेत्र, कौन से कोयला क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है सुहागपुर कोयला क्षेत्र से संबंधित है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्या नाम है इसका, सुहागपुर कोयला क्षेत्र है। और बिजरी झगरा खंड जो खान है वो इसी सुहागपुर कोयला क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज का भंडार पाया जाता है। मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी पेटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है, तो बालाघाट छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीज की खानें मध्य प्रदेश के बालाघाट में क्या कहलाती हैं, मतलब खानों का नाम क्या है, कौन सी खानें कहलाती हैं, तो ये भरवेली की खान है। भरवेली किसकी खान है, मैग्नीज की खान है। और उकवा, भरवेली और उकवा खानें मध्य प्रदेश में मैग्नीज भंडारण के लिए जानी जाती हैं। और कहाँ पर हैं, ये बालाघाट जिले में है भरवेली और उकवा। और इनमें भरवेली खदान एशिया की जो सबसे पुरानी खदान होती है उनमें जानी जाती है, जिसका संचालन मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। उकवा माइंस जो है ये उकवा खदान है, जो भी ये भी एक महत्वपूर्ण खदान कही जाती है। और MOIL जिसको हम बोलते हैं मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा इनका संचालन किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। एक और चीज़, छिंदवाड़ा में मैग्नीज की कौन सी खदान है, तो बालाघाट में है भरवेली और छिंदवाड़ा में है सौसर। छिंदवाड़ा में कौन सी खदान है, छिंदवाड़ा में सौसर है, और बालाघाट में कौन सी है, भरवेली खदान है। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो गांधी सागर बांध चंबल में नदी पर मंदसौर जिले में स्थित है। मंदसौर और नीमच जिले में स्थित है। ये 4 प्रमुख परियोजनाएं हैं चंबल नदी पर, उनमें से पहला और सबसे बड़ा बांध ये गांधी सागर बांध है। इसका निर्माण 1954 में शुरू हुआ था और 1960 में ये पूरा हुआ था। उद्देश्य था जल विद्युत उत्पादन करना। इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, और इसकी क्षमता जो है बिजली की 115 मेगावाट है, जहां 5 इकाइयां लगी हुई हैं 23 मेगावाट की। तो इस प्रकार से 115 मेगावाट का ये है। गांधी सागर बांध को एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध भी बोला जाता है। अगला है मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा केंद्र है वो रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट है, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है। ये सारे लोगों को पता है कि ये कहाँ पर है, रीवा में है।
लेकिन रीवा में भी कहाँ पर है, तो रीवा जिले की गुड़ तहसील में ये स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है, ये 1590 एकड़ में फैला हुआ है। क्षमता इसकी 750 मेगावाट है। कुल 1500 मेगावाट इसकी प्रस्तावित किया गया है, वर्तमान 750 मेगावाट है। ये भारत की पहली सौर परियोजना है जिसे ग्रिड के बराबर दर्जा दिया गया है और ये सबसे बड़े एकल सौर संयंत्रों में से है। तो याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, रीवा की गुड़ तहसील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। रानी अवंतीबाई जो परियोजना है इसको वर्गी परियोजना भी बोला जाता है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर बनाई गई है। इसको और क्या बोला जाता है, इसको वर्गी परियोजना भी बोला जाता है। ये 1988 में बनकर तैयार हुआ था और सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है और इसको रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना और वर्गी परियोजना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बघेलखंड के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देखो, जलोढ़ मिट्टी तो जो है मध्य प्रदेश का जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, चंबल, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, यहाँ पे पाया जाता है। काली मिट्टी जो है मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। लाल तथा पीली मिट्टी जो है बघेलखंड पठार में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्सीडेशन के कारण हो जाता है और इसका जो पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के जल योजन, फेरिक ऑक्साइड में जल मिल जाता है तो जिसके कारण हो जाता है। ये बहुत कम उपजाऊ होती है और इसमें धान की फसल जो है मुख्य रूप से उगाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में व्याप्त है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की इसमें कमी होती है और ये जो है चावल की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। किसके लिए, चावल की खेती के लिए ये जो मिट्टी है उत्तम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं भीमराव जी अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो हैं द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं और ये पुस्तक पहली बार 1925 में प्रकाशित हुई थी। और ब्रिटिश भारत में शाही वित्त के प्रांतीय विकेंद्रीकरण का अध्ययन है, मतलब कहाँ से हमारा जो पैसा है वो दूसरी जगह पे चला जाता था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक ये पुस्तक है। इसने उस समय के जो परिवर्तन हुए थे वित्तीय, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं। कोरकू जनजाति जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, ये वर्ष में मुख्य रूप से एक बार सालाना बहुत बड़ी पूजा करते हैं जिसमें ये बकरे या मुर्गे की बलि देते हैं और अपने गांव की सुरक्षा की कामना करते हैं। तो ये कितने बार वर्ष में किया जाता है, लगभग वर्ष में 2 बार किया जाता है। आयोग की आंसर शीट के अकॉर्डिंग इसमें 2 बार है कि साल में ऐसा 2 बार किया जाता है। एक बार सालाना बड़ी पूजा की जाती है और 2 बार बलि देकर प्रसन्न किया जाता है। इस दिन क्या होता है, मोठवा देव, खेड़ा देव और 20 जो देव को बकरे या मुर्गे की बलि देकर गांव की सुरक्षा और खुशहाली की कामना की जाती है। गांव का जो भूमिका होता है वो हर साल देवों को प्रसन्न करने के लिए बकरी बल की पूजा करता है ना, और जादुई शक्ति और आत्माओं को खुश भी किया जाता है। तो ये कितने बार होता है, 2 बार होता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो की PDF के लिए या ये जो पेपर है, पेपर का विद आंसर शीट आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो सारे स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर अपना व्हाट्सअप हाई करके भेज दीजिए। यहाँ आप मुझे हाई करके भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास मेरी टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी लिंक आपके पास आ जाएंगी। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक, एप्लीकेशन की लिंक, सारी से आप ज्वाइन हो सकते हो। आपका नंबर भी मेरे पास सेव हो जाएगा तो स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो पाएंगे। एक और चीज़, अगर आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आपको 100% एग्ज़ाम निकालना है, बहुत अच्छी पोस्ट है, हो सकता है पोस्ट इंक्रीज़ भी हो जाए, लेकिन आपको भी जो है 11-12 पोस्ट मान के ही चलना है। तो अगर आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करना चाहते हैं, हर टॉपिक को बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं, हर टॉपिक के बहुत सरल भाषा में नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पैकेज ले सकते हैं। हमारे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 3 जो कोर्सेज उपलब्ध हैं, एक फुल कोर्स है पार्ट ए और पार्ट बी का। इस फुल कोर्स में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे जिनका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपको MCQ भी दिए जाएंगे, आपको PYQ भी दिए जाएंगे, आपको क्लासेस भी रेगुलर मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी दोनों की, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की।
एक कोर्स है ओनली पार्ट बी का, जिसमें आपको पार्ट बी की क्लास और पार्ट बी के नोट्स आपको मिलेंगे। और एक है अगर आपको क्लास नहीं लेना है, ओनली पार्ट बी के नोट्स लेना है, तो ये तीसरा कोर्स भी उपलब्ध है। फुल कोर्स का जो चार्ज है 1499, कहूँगी कि यही लो, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें पार्ट ए भी तैयार करवाया जाएगा। ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना पार्ट ए के, ये भी तैयार करवाए जाएंगे। और जो पार्ट बी है उसमें उसका चार्ज 799 है, जिसमें क्लास प्लस नोट्स तीनों दोनों रहेंगे। और तीसरा जो कोर्स है उसका चार्ज 499 रहेगा, जिसमें ओनली नोट्स प्लस एमसीक्यू रहेंगी, क्लासेस नहीं रहेंगी। नोट्स से किस प्रकार से पढ़ना है डिटेल अध्ययन हो जाता है क्लास से, तो अगर आप क्लास लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पार्ट ए अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप पार्ट ए केवल जो हमारा पार्ट बी वाला बैच ले सकते हैं, और अगर आपको दोनों पढ़ना है तो आप ये दोनों ले सकते हैं। ऑफर लिमिटेड समय का है, ये जो कोर्स का रेट दिया हुआ है, आप जाकर एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ऐप की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप हमारे प्ले स्टोर से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जीके विद आकांक्षा शर्मा, याद रखिएगा शर्मा जरूर लगाइएगा, ओनली आकांक्षा पे डाउनलोड मत कीजिएगा। शर्मा लगाएंगे तो इजीली आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, कोर्स मिल जाएंगे, क्योंकि आकांक्षा वाली जो एप्लीकेशन जीके विद आकांक्षा वाली वो भी बंद हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है जो भील जनजाति है उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है। भील भिलाला, ये भील भिलाला जो है भील की ही उपजाति है, और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है कृषि होता है। ये द्रविड़ भाषा से लिया गया, इसका अर्थ होता है धनुष या तीर। बोला जाता है ये लोग धनुष या तीर रखते थे, इसलिए इनको भील जनजाति, भिल शब्द से ये बना हुआ है। तो ये इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय होता है। अगला है पेपियर में से कला का प्रमुख केंद्र क्या है। तो पेपियर में से कला का प्रमुख केंद्र उज्जैन है, याद रखना, अलग क्वेश्चन है। पेपियर में से कला का प्रमुख केंद्र उज्जैन है। पेपियर में से जो कला है उसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है, उज्जैन में है, याद रखना। यहाँ पर कई प्रकार की कलाकृतियाँ और जो कलाकृतियाँ बोलें या बोल सकते हैं कि बहुत सारे कलाकार जो हैं यहाँ पर रहते हैं, और कला संस्कृति के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। तो पेपियर में से जो कला है वो कहाँ स्थित है, कहाँ का प्रमुख केंद्र है। तो पेपियर में से जो कला है वो उज्जैन का प्रमुख केंद्र है। ये एक जो रद्दी कागज गोंद के मिश्रण से, रद्दी कागज और गोंद के मिश्रण से मूर्तियाँ, खिलौने, सजावटी वस्तुएं बनाने, इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेपियर में से कला का प्रमुख केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, उज्जैन में हो जाएगा। इसमें कारीगर जो होता है कागज, देखो पेपियर से याद रखो पेपर को क्या कर दिया है, मैश कर दिया है, गला लिया है, मिला लिया है। तो पेपियर में से कहाँ का है, जहाँ उज्जैन का है। उज्जैन में जो बेकार कागज हो जाता है उसको गलाकर उसकी लुगदी तैयार कर लिया जाती है, उसमें गोंद मिला ली जाती है, खड़िया मिला लिया जाता है, और मूर्ति और सजावटी वस्तुओं का निर्माण इसमें किया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश से ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो आज़ाद हिंद फौज, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उसका एक हिस्सा थे। तो आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा कौन थे, किशन सिंह ठाकुर थे। कौन मध्य प्रदेश से आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे, तो किशन सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश में आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो इनको राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 24 जनवरी 1994। 24 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम कब आया था, 1993 में आया था। लेकिन इसको राज्यपाल की जो स्वीकृति हुई थी वो कब मिली थी, 24 जनवरी 1994 में प्राप्त हुई थी, याद रखना। मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई, 24 जनवरी 1994 को ये प्राप्त हुई थी। इसके बाद ये 25 जनवरी से पूरे राज्य में लागू हो गया था, और ये 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप बनाया गया था, है ना। और याद रखना सहमति 24 जनवरी को मिली और 25 जनवरी से ये पूरा लागू हो गया था, और मध्य प्रदेश 73वें अमेंडमेंट को लागू करने वाला पहला राज्य था। अगला है मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति किसके पास होती है। क्षमा जो प्रदान करने की जो शक्ति होती है किसके पास होती है, तो ये राज्यपाल के पास होती है। किस अनुच्छेद के तहत होती है, राज्यपाल को क्षमा प्रदान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है,
तो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान प्राप्त करने की शक्ति राज्यपाल को होती है। राज्यपाल केवल राज्य विधानमंडल के तहत आने वाले मामलों में सजा कम या माफ़ कर सकते हैं। ये मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। मृत्युदंड माफ़ राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति को ये अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत है और राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत है? 161 आर्टिकल के तहत है। अगर आपको अनुच्छेद संशोधन याद नहीं होते हैं तो आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच भी ले सकते हैं, जहां हमने सारे अनुच्छेद, सारे संशोधन, MP का पूरा पार्ट है, सारा कुछ ट्रिक से याद कराया है। हमारा एप्लीकेशन पे MPPSC का एक ट्रिकी बैच भी उपलब्ध है जिसका चार्ज 1499 है। इसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के हर टॉपिक को हमने ट्रिक से याद करवाया है, जिससे याद करने का झंझट ही खत्म है। चाहे मध्य प्रदेश की नदियाँ हो, मिट्टियाँ हो, जलवायु हो, मध्य प्रदेश का इतिहास हो, राजनीति हो, चाहे संविधान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, विज्ञान हो, कंप्यूटर हो, सारा कुछ हमने ट्रिक से याद करवा रहे हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखो, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें से 6 सीटें जो हैं ST की हैं और 4 सीटें जो हैं SC की हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जनजाति सर्वाधिक है, इसलिए हमारे यहाँ से जनजातियों का जो है सीटें ज़्यादा रखी गई हैं दूसरे राज्य के कंपैरिजन में और SC के कंपैरिजन में भी। तो 6 सीटें हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति की हैं, जिनमें बैतूल, धार, मंडला, शहडोल, रतलाम, खरगोन हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटें हैं। और सामान्य जो हैं, सामान्य सीटें कितनी हैं? अगर सामान्य सीटें पूछ ली जाए तो सामान्य सीटें जो लोकसभा के लिए दी गई हैं मध्य प्रदेश में, वो 19 सीटें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो एशिया की पहली पेपर मिल बुरहानपुर जिले में बनी है ना, याद रखना। एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थापित की गई है? तो बुरहानपुर में एशिया की पहली पेपर मिल स्थापित की गई है। बुरहानपुर में एक जगह है नेपा नगर, वहाँ पर ये बनी हुई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1947 को की गई थी और इसका व्यावसायिक उत्पादन 26 अप्रैल 1956, मतलब स्थापित 1947 में हुई थी और इसने काम करना स्टार्ट कब किया था? 1956 में कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पर साल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। साल की लकड़ी और बांस का उपयोग करके ये बनाया जाता है। साल की लकड़ी और बांस का प्रयोग इसमें किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये आपको पेपर करवा रही हूँ, ऐसे आपको जितने भी MPPSC के पार्ट ए के पेपर हुए होंगे सारे अपन सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि पार्ट ए में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप समझ पाएंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पार्ट बी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा और प्रशासन वाला टॉपिक है, वो आपका कवर हो जाएगा। अगला है वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं? ग्राम न्यायालय की स्थापना मध्य प्रदेश में 2001 में हुई थी और मध्य प्रदेश में वर्तमान में 89 ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 89 ग्राम न्यायालय वर्तमान में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं? तो मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें से अभी 2 को हटा दिया गया है और अब 44 बची हैं। इनके अकॉर्डिंग 44 आंसर नहीं है, तो अपना क्या हो जाएगा? 46 आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को पुनर्विकास के लिए कुल कितने स्टेशन आवंटित किए गए हैं? ये करंट का क्वेश्चन है। तो 8 स्टेशन आवंटित किए गए हैं। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो ओपियम एल्केलॉइड प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, मतलब एल्केलॉइड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सा जाना जाता है? नीमच। नीमच जो है एल्केलॉइड कारखाना भी यहाँ पर है, एल्केलॉइड का कारखाना। तो ये ओपियम एल्केलॉइड जो के लिए जो जाना जाता है वो कौन जाना जाता है? नीमच जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मैग्नीज के भंडार कितने हैं? 23.64 मिलियन टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैग्नीज, कोयला, तांबा, ये सारे के भंडार याद कर लेना, लोहा, कोयला। तो मैग्नीज अयस्क का जो कुल भंडार है वो कितना है? 23 मिलियन टन मैग्नीज का भंडार है। कितना है? 23 मिलियन टन मध्य प्रदेश में मैग्नीज अयस्क का कुल भंडार है। कितना है? 23 मिलियन टन है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 मिलियन टन, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि 25 सितंबर 2004 को आरंभ हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना और निर्धनता का उन्मूलन करना। रोजगार बढ़ाना और निर्धनता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फ्रेंड देखो, ये हमारी एप्लीकेशन का मैं बता रही हूँ आपको। ये आप एप्लीकेशन पे मेरे जाओगे, एप्लीकेशन जीके विद आकांक्षा शर्मा डाउनलोड करना है, कमेंट में लिंक दी है। आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के फोल्डर में जाओगे तो आपको ये 3 असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कोर्स मिल जाएंगे। पहला कोर्स जो है ये 799 वाला, इसमें ओनली पार्ट बी है, याद रखना, केवल पार्ट बी की नोट्स मिलेंगी और क्लास आपको मिलेंगी। तो आपका पार्ट बी इससे कंप्लीट हो जाएगा अगर पार्ट ए अच्छा है। ये जो है ये पार्ट ए और बी दोनों मिलेंगे इसमें। ये सुपर 100 बैच है 1499 का। हमने सारे जो कोर्सेज हैं सारे के प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम रखे हुए हैं। आप अदर जगह पे जाओगे तो आपको रेट ज़्यादा ही मिलेगा। और हमारे बैच की खासियत ये है कि जैसे कि आज आपको जो पढ़ाया गया है रात को, आप लोगों के लिए इसका इन ग्रुप जो आपके बैच हैं उनके साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। जो आपको पढ़ाया गया है हम रात को उसकी प्रैक्टिस भी करवा देते हैं और हर संडे टेस्ट भी लेते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है और पूरी तैयारी हो जाती है, पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो। तो आप ये ले सकते हैं। इसमें खासियत ये है कि आप नोट्स प्रिंट भी करा सकते हैं। इसमें नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, इसमें एमसीक्यू भी आपको मिलने वाले हैं, इसमें पीवाईक्यू भी मिलने वाले हैं, इसमें क्लास भी आपको मिलने वाली है, संडे टेस्ट भी इसमें मिलने वाला है। तो आप ये ले सकते हैं। टेस्ट जो प्रैक्टिस होती है टेलीग्राम पर, जो टेस्ट होते हैं वो हमारे इस बैच में भी उपलब्ध हैं। टारगेट बैच जो ऊपर देखा था उसमें भी उपलब्ध है। और ये 499 वाला जो ओनली जिसमें आपको नोट्स और एमसीक्यू पीवाईक्यू मिलने वाले हैं इसमें उपलब्ध है। तो 499 इसका चार्ज, आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास नहीं लेना हो, ओनली आपको नोट्स लेना हो, तो आप इसको भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसके प्रबंध निदेशक वर्तमान में है क्रिस्टेलिना जॉर्जियोवा। ये वर्तमान में है। ये इन्होंने 2019 से अपना पद ग्रहण किया था और 2024 में इनको दोबारा कार्यकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये वर्तमान में यही हैं। और ये इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल हमारे, उनको भी IMF में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि क्या रहेगी? ये करंट के क्वेश्चन है ना। तो भारत के जो 22वां विधि आयोग होगा वो 31 अगस्त 2024 तक इसका कार्य किया गया है। मतलब मूल 3 वर्ष की अवधि के लिए इसका गठन किया गया है। और ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने इसको 2024 तक बढ़ा दिया है। तो याद रखना, ये मूल रूप से 3 वर्ष तक था, लेकिन अभी बाद में इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। और विधि एवं न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में ये काम करता है। 2024 के बाद अभी कौन सा विधि आयोग चल रहा है? अभी है 23वां विधि आयोग ये चल रहा है। ये 2022 का क्वेश्चन है। और अभी जो आयोग चल रहा है, विधि आयोग कौन सा चल रहा है? 23वां विधि आयोग चल रहा है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें जो विधि आयोग बना हुआ है उसके अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। कौन है? दिनेश माहेश्वरी हैं। इनको अभी अप्रैल में ही बनाया गया है विधि आयोग का अध्यक्ष। जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, इनको विधि आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है ये भी आपको याद रखना है। 23वां विधि आयोग वर्तमान में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए हैं, तो आप लोगों को ये करंट भी बहुत अच्छे से कर लेना है। विश्व आर्थिक परिषद 2025 और 24 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मैं आपको 2023 बता ही नहीं रही हूँ, क्योंकि आपको 2024-25 का ही पूछा जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में की गई। और एक और बात, 2023 में भी यहीं की गई थी। नॉर्मली विश्व आर्थिक परिषद की जो बैठक है वो यहीं की जाती है। तो 2023 हो, 2024 हो, 25 हो, उसकी बैठक यहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में ही इकट्ठी की गई है। अगला है, मध्य प्रदेश CM राइज योजना को कब प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश का जो CM राइज योजना है उसको कब आरंभ किया गया था? तो उसको 1 मई 2020 को इसकी मतलब आरंभ किया गया था। जबकि कुछ स्रोत इसको ये बताते हैं कि 2021-22 में इसकी स्थापना की गई थी।
इसी कारण से, क्योंकि ये ऑप्शन में ये दिया ही नहीं था, तो ये आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1 मई 2020 में की गई थी, और यहाँ पर मई तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये इसलिए आयोग ने इसको आंसर डिलीट कर दिया था। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने के लिए आरंभ हुई थी, लेकिन अभी हमारी मोहन यादव सरकार ने इनको संदीपनी आश्रम नाम दे दिया है। पहले चरण में 275 प्लस सीएम राइज स्कूल शुरू किए गए थे, और लक्ष्य था इसका 9000 प्लस स्कूल खोलने का, लेकिन कल खबर आई है कि 2 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी स्कूल होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि गाँव के बच्चे जो आस पास रहते हैं, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं नहीं जाने देते हैं, उनके लिए ये अच्छा था। मध्य प्रदेश सरकार की उद्यम क्रांति योजना कब आरंभ हुई? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एमपीपीएससी सिविल एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन है। ये 5 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना आरंभ की थी शिवराज सिंह चौहान ने। उद्देश्य था शिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना और 3% ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराना। ये घोषणा 29 नवंबर 2021 को इसकी घोषणा हो गई थी। 5 अप्रैल 2022 तक ये आ गए थे। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के जो युवा हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और इसमें ये पूछा गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखो, 18 से 45 वर्ष होना चाहिए, कुछ विशेष जातियों के लिए 45 वर्ष है। उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं कुछ दिया है इसमें, तो कि उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। उद्यमी को बैंक में कुछ गिरवी नहीं रखना है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा कि यहाँ पर न्यूनतम शिक्षा जो है 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना संचालित होती है? कौन सा विभाग मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना करता है? तो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग करता है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना आरंभ कब हुई? विवाह वगैरह का जो है वो सामाजिक विभाग करेगा, तो इसलिए सामाजिक न्याय होगा। ये 1 अप्रैल 2018 को हुई थी। इसे पहले कल्याणी विधवा पुनर्विवाह कहा जाता था। कल्याणी महिलाओं को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उनके खाते में दी जाती थी। कल्याणी मतलब विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मुनीश चंद्र डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया? हाल ही में मुनीश चंद्र डावर को पद्मश्री दिया गया है। तो ये जबलपुर के एक चिकित्सक हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में ही इनको दिया गया है। उत्कृष्ट चिकित्सीय क्षेत्र काम के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। तो दवा मतलब मेडिसिन के कारण इनको 2023 में पद्मश्री दिया गया। आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं मध्य प्रदेश के जितने भी पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे, उनके संबंधित MCQ हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। अगर आपको करंट अफेयर्स जनवरी 2025 से जनवरी 2026 का चाहिए है तो आप हमारी 90 रुपये में PDF भी परचेस कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, जहाँ पर जनवरी 25 से जनवरी 26 तक के लगभग 400 से 500 MCQ को कवर किया गया है। तो आप ये करंट लगा सकते हैं, क्योंकि करंट कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आया था? तीसरा स्थान आया था। अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में भोज समारोह आयोजित किया जाता है। ध्यानचंद के द्वारा ओलंपिक खेल में कितने गोल किए गए थे? तो ध्यानचंद के द्वारा ओलंपिक में कितने गोल किए गए थे? इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। ध्यानचंद ने ओलंपिक खेल में कितने गोल किए थे? हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है, और बताया जाता है इन्होंने अपने ओलंपिक कैरियर में कुल 37 गोल किए थे। कुल 37 गोल इन्होंने अपने किए थे। उन्होंने 1928 में, 1932 में, 1936 में, ये 3 ओलंपिक खेलों के 12 मैचों में ये शानदार प्रदर्शन किया था। 1928 में जो एम्स्टर्डम में हुआ था उसमें 14 गोल किए थे।
32 के लॉस एंजल्स में 12 गोल किए थे और 1936 के बर्लिन में 12 गोल किए थे। इस प्रकार से इन्होंने 37 गोल के साथ 3 स्वर्ण पदक जीते थे। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ध्यानचंद का याद रखना, ध्यानचंद ने कुल कितने किए थे? 37 गोल ध्यानचंद ने किए थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यानचंद जयंती कब मनाई जाती है? ध्यानचंद दिवस पर खेल पुरस्कार दिए जाते हैं 29 अगस्त को, हर साल ये मनाई जाती है और इसमें भारत में को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ध्यानचंद की जयंती को। फिट इंडिया मूवमेंट भी इन्हीं की याद में चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? एक जो टेराबाइट होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट को हम क्या बोल सकते हैं? 1000 GB या 1024 GB, इस प्रकार से हम इसको अलग अलग बोल सकते हैं। और अगर बार में बात की जा रही है तो बार में बात की जाए 2 की पावर 40 बाइट इसको बोला जाता है। टेराबाइट को क्या बोला जाता है? 2 की पावर 40 जो टेराबाइट इसको बोला जाता है। अगला है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए होता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चालक की गति की दिशा को बताने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने, दोनों के लिए होता है। अगला है, चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग है उसका भी उपयोग किया जाता है, डीप लर्निंग तकनीक इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही इसके अंतर्गत हो जाएंगे। हमारा जो रजिस्ट्रार वाला कोर्स है पार्ट ए वाला, जिसमें हम पार्ट ए भी करवा रहे हैं, उसमें ये सारा आपको करवाया जाएगा। ये जो एआई है, मशीन लर्निंग है, सारा कुछ करवाया जाएगा। रोबोटिक्स में किसकी आवश्यकता होती है? तो रोबोटिक्स में यांत्रिकी, अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, संगणक की, सभी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सुपर 100 बैच है, पार्ट ए और पार्ट बी का 1499 है। फटाफट ये 100 लोगों के लिए ऑफर है, जो भी लेना चाहते हैं फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपना कोर्स एनरोल कीजिए। ये नोट्स और एमसीक्यू का बैच है, 499 है। पार्ट बी का बैच है, ये ओनली पार्ट बी इसमें मिलेगा। और ये टारगेट बैच है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जिसमें पार्ट बी की नोट्स और क्लास दोनों मिलेंगी। 799 इसका प्राइस है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? इनमें से कौन सा एक राज्य का मिशन मोड प्रोजेक्ट है इनमें से? तो वो है ट्रेजरी। ट्रेजरी जो है एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है। कौन सा? ट्रेजरी। ट्रेजरी राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कृत किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब कब आया था? तो सर टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन कहे जाते हैं? टिम बर्नर्स ली कहे जाते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिनको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और जो आगे इसके इसी प्रकार के एमपीपीएससी के क्वेश्चन चाहते हैं, तो आंसर दीजिएगा कि इंटरनेट का जनक किसको कहा जाता है? इंटरनेट का जनक, फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है? इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? पहला ब्राउज़र कौन सा कहलाता है? मोज़ेक। मोज़ेक को हम प्रथम वेब ब्राउज़र कहते हैं। मोज़ेक क्या है? पहला वेब ब्राउज़र है। अगला है, IRCTC जो एक रेलवे की वेबसाइट होती है, तो ये किस पोर्टल से संबंधित होती है? तो ये जो पोर्टल होता है वो गवर्नमेंट टू कस्टमर है। सरकार हमें ऑनलाइन सेवाएं प्रोवाइड करा रही है, तो गवर्नमेंट कस्टमर को प्रोवाइड करा रही है, तो इसलिए जो IRCTC क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट टू कस्टमर हो जाएगा। ई कॉमर्स का जो C2C है, मतलब कस्टमर टू कस्टमर, ये किसके लिए लागू होगा? ई पे में, पेपल में। ई पे हो चाहे पेपल हो, दोनों में ही कस्टमर से कस्टमर के लिए, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को ये सेवाएं प्रोवाइड कराता है। तो ये ई कॉमर्स का C2C जो लागू होगा वो पार्ट ए ईबे में और पेबल दोनों में होगा। सो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन एमपीपीएससी में जनरल पार्ट ए में पूछे जाते हैं, तो ये हमने कर लिए। इसके आगे के जो विश्वविद्यालय शिक्षा प्रशासन है, जो पार्ट बी का टॉपिक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी प्रकार के एमपीपीएससी के अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर का पार्ट ए का पेपर हुआ या दूसरे एग्जाम का पेपर हुआ, वो अपन सारे पेपर को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।